सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर प्रॉब्लम्स फ्रॉम काइनेमेटिक्स। ये पहली जो प्रॉब्लम आपको साइड में नज़र आ रही है, इसके जो ऑप्शंस हैं वो ग्राफ मैंने पहले से यहाँ बना रखे हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज अमंग द 4 ग्राफ्स देयर इज ओनली 1 ग्राफ फॉर विच एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल 0 to t, है ना, 0 से लेकर और t तक, 0 कैपिटल T ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको आप ये समझेंगे 0 से लेके इस कैपिटल T टाइम ड्यूरेशन तक, इस कैपिटल T ड्यूरेशन तक कैन वैनिश फॉर ए सुटेबली चोजन T, है ना। तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इस कैपिटल T पर 0 हो जाए, ऐसा किस ग्राफ के अंदर पॉसिबल है। यानी क्या रहे हैं, कह ये रहे हैं कि ये जो हमारा एक्सिस है, ये वाला एक्सिस, टाइम एक्सिस, इन चारों ग्राफ के अंदर, इनमें हम किस ग्राफ में ऐसा कैपिटल T चूज कर सकते हैं, ऐसा टाइम T चूज कर सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी हमारी 0 आए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ग्राफ कौन सा है? बेसिकली यहां पर x है, तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। बात समझ में आई? ये क्या चीज है? पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो इसमें हमें t एक्सिस पर ऐसा एक पॉइंट चूज करना है या चूज कर सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी 0 आ जाए। फॉर एग्जांपल, हम इस वाले ग्राफ में कहीं पर भी कोई t ऐसा चूज नहीं कर सकते कि जहां पर ये बेसिकली कोई पोजीशन आ गई तो इस पोजीशन तक एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं होगी। तो डी ऑप्शन इज नॉट द सुटेबल ऑप्शन। यहां पर भी हम कहीं पर भी कोई कैपिटल T ऐसा चूज नहीं कर सकते कि एवरेज वेलोसिटी इस ग्राफ के अंदर क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो बी इज ऑल्सो नॉट ए करेक्ट ऑप्शन। ए जो ऑप्शन है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कुछ लोगों को कि हम यहां पर कोई ऐसा चूज कर लें कि ये पॉजिटिव एरिया, ये नेगेटिव एरिया बन जाएगा ये वाला, और ये पॉजिटिव एरिया बन जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। याद रखिए, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं, पोजीशन टाइम ग्राफ है। बात समझ में आई? ये कौन सा ग्राफ है? पोजीशन टाइम ग्राफ है। पोजीशन यहां पर बेसिकली कौन सी पोजीशन है? यहां पर नेगेटिव पोजीशन है और यहां पर पॉजिटिव पोजीशन है। एवरेज वेलोसिटी कब 0 होगी? जब पोजीशन सेम होगी, यानी पार्टिकल अपनी उसी जगह पर वापस लौट आए कैपिटल T पीरियड में। ये सिर्फ पॉसिबल इस वाले ग्राफ के अंदर है। इस वाले ग्राफ के अंदर कैसा है कि देखिए, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन क्या 2 बार मिल रही है? यस, यहां पर 2 बार मिल रही है ये। तो यानी यहां पर एक ऐसा कैपिटल T अवेलेबल है। ये कैपिटल T पर क्या होगा कि पोजीशन सेम है। जब पोजीशन सेम होगी तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, अगर हमारा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, एवरेज जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड हियर वी कैन चूज कैपिटल T suitably so that average velocity of the particle moving in this fashion, to which the position time graph is shown by figure B, is correct. Okay, now let us move on to question number 2. next question की तरफ चलते हैं। Okay, here we are. This is question number 2. A particle moves with constant acceleration and v1, v2 and v3 denote the average velocities. v1, v2 और v3 जो हैं वो average velocities हैं in the 3 successive intervals t1, t2 and t3 of time. Which of the following relation is correct? तो 4 रिलेशन में से कौन सा करेक्ट होगा ये हमें बताना है। एवरेज वेलोसिटीज दे रखी हैं, उनके जो ड्यूरेशन है वो दे रखे हैं। खास बात क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे अभी मैं समझाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? इन रिलेशन को जरा ध्यान से देखिए। जो लेफ्ट हैंड साइड में, इन रिलेशन में बेसिकली क्या है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है चारों रिलेशन में। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो चारों रिलेशन में सेम है। वो क्या है, v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई v2 माइनस v3। ठीक है, v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई v2 माइनस v3, ये लेफ्ट हैंड साइड में है और ये कॉमन है। जब इस तरह के कोई रिलेशन दिए हुए होते हैं तो हम क्या करते हैं, इन्हीं रिलेशन को निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड साइड पर जो भी चीज़ आएगी इंशाल्लाह वो इन में से किसी एक ऑप्शन में होगी। तो इस प्रॉब्लम को हमें करना है। मैं ये ऑप्शंस, ये क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शंस मिटा देता हूँ।
ओके, नाउ इट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज गिवन टू अस? ये जो भी चीज़ हमें दे रखी है, ये जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, इसका हम एक छोटी सी फिगर बना लेते हैं जिससे हमें समझ में आएगी। सपोज कीजिए पार्टिकल यहाँ से मूव करना शुरू करता है और t1 ड्यूरेशन के बाद, याद रखिए t1 ड्यूरेशन के बाद पार्टिकल इस जगह पर आ जाता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी एवरेज वेलोसिटी होती है वो v1 है। ये ऊपर जो मैं वेलोसिटीज लिख रहा हूँ ये एवरेज वेलोसिटी है। यहाँ पर पार्टिकल की हम एक वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। u इज द इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये भी हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट इट बी v1 डैश। ओके, मैं पेन को चेंज कर दूँ जरा। ये हमने मान लिया, सपोज ये v1 डैश है। पार्टिकल थोड़ा सा और आगे मूव करता है, t2 ड्यूरेशन कवर करता है, यहाँ तक आते आते पार्टिकल की वेलोसिटी v2 डैश हो जाती है। क्या बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पार्टिकल की, जब पार्टिकल आता है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी v2 है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ से पार्टिकल और आगे बढ़ता है, t3 ड्यूरेशन स्पेंड करता है, v3 डैश इसकी वेलोसिटी हो जाती है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, और v3 यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी एवरेज वेलोसिटी रहती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? खास बात क्या है इसके अंदर? खास बात क्या है कि पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक चलता है तो इसका एक्सेलरेशन ये बेसिकली कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं? किसी भी दो पॉइंट की वेलोसिटीज का अगर हम मीन निकाल लें तो वो उन दोनों पॉइंट के बीच की वेलोसिटी या वो उन दोनों डेस्टिनेशंस की वेलोसिटी का मीन हो जाएगा या मोशन का मीन हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी u है और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v1 डैश है। अगर इन दोनों का मीन निकालना है तो v1 के बराबर आ जाना चाहिए। तो हम v1 की वैल्यू लिख लेते हैं। v1 विल बी इक्वल टू, v1 किसके बराबर हो जाएगा? u प्लस v1 डैश डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला सिर्फ हम उस वक्त लगा सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हुआ हो, ये बात याद रखिए। तो v1 डैश फाइनल वेलोसिटी है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे? क्योंकि ये तो हमने एज्यूम कर रखी है, इसको हम लिख सकते हैं u प्लस v1 डैश फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो एक्सेलरेशन से हम रिप्लेस कर देंगे। तो हम लिखेंगे u प्लस at1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, v1 डैश को मैंने रिप्लेस कर दिया u प्लस at1। कौन सा फॉर्मूला लगाया? v इज इक्वल टू u प्लस at। समझ में आती है बात? u प्लस u इज इक्वल टू 2u, इसको हम लिखेंगे 2u प्लस at1 डिवाइडेड बाई 2। इट इज इक्वल टू u प्लस 1/2 at1। ओके, ये इसको हम बाद में यूज करेंगे। अभी मैं निकालता हूं v2। v2 इज द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इसी तरह से हम v2 भी निकाल लेंगे। तो यहां पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है v1 डैश, फाइनल वेलोसिटी है v2 डैश, और डिवाइड में किससे करने वाला हूं? 2 से करने वाला हूं, है ना। ऐसे ही तो मैंने स्टेप 1 में किया था। v1 डैश किसके बराबर है? u प्लस at1, ऊपर मैंने कैलकुलेट किया था, तो मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूं au प्लस at1। v2 डैश किसके बराबर है? v2 डैश इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा? t1 प्लस t2। क्या बात समझ में आती है? लिखता हूं, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी? u प्लस at, एक्सेलरेशन कितना? a, टाइम कितना लगा? t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई 2। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा u प्लस u इज इक्वल टू 2u डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? u के बराबर आ जाएगा, प्लस at1 प्लस at1, 2at1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू at1। फिर क्या बचा? a इंटू t2 डिवाइडेड बाई 2, तो प्लस 1/2 at2। क्या बात समझ में आती है? तो v2 निकाल लिया मैंने। अब मैं v3 निकाल लेता हूं इसी तरह से तरीके से। v3 किसके बराबर हो जाएगा? v2 डैश प्लस v3 डैश डिवाइडेड बाई 2। क्या बात समझ में आती है? v2 डैश क्या हो गया? यहां पर हो गया, ऊपर वाले स्टेप में निकाल चुका हूं मैं। ये हो जाएगा u प्लस
T1 प्लस T2 प्लस V3 डैश किसके बराबर होगा? V3 डैश, ये फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी में किसको मान लूँ? U को मान लूँ। और टाइम कितना हो जाएगा? T1 प्लस T2 प्लस T3, तीनों टाइम को जोड़ दूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? U प्लस A T1 प्लस T2 प्लस T3, तीनों टाइम को जोड़ दिया, डिवाइड में किससे करने वाला हूं? डिवाइड में 2 से करने वाला हूं। क्या बात समझ में आती है? बहुत आसान। देखिए U प्लस U 2U हो गया, डिवाइड किससे करूंगा? 2 से करूंगा तो V3 किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास? V3 बराबर आ जाएगा U के, प्लस A इंटू T1 प्लस A इंटू T1, 2A T1 आ जाएगा, डिवाइड किससे करना है? 2 से करना है तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर? A T1। बात समझ में आती है? A इंटू T2 प्लस A इंटू T2, 2A T2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू प्लस A इंटू T2। फिर क्या बचा? A इंटू T3 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको मैं लिखूंगा प्लस 1/2 A इंटू T3। ये मेरी तीसरी इक्वेशन हो गई। अब जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई V2 माइनस V3 है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। V1 माइनस V2 को निकाल लेते हैं इसकी टर्म्स में, तो V1 माइनस V2 ये किसके बराबर हो जाएगा? V1 किसके बराबर है? U प्लस हाफ A T1, U प्लस हाफ A T1 माइनस V2 इज U प्लस A T1 प्लस हाफ A T2, तो इन सब में माइनस लगा देता हूं मैं, माइनस U, मैंने प्लस लिख दिया, माइनस U माइनस A T1 माइनस हाफ A T2। ध्यान से देखिए, U से कैंसिल हो जाएगा, हाफ A T1 पॉजिटिव है, A T1 निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा? माइनस हाफ A T1, और क्या बचा? माइनस हाफ A T2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? माइनस को कॉमन ले लेते हैं, हाफ को कॉमन ले लेते हैं, A को कॉमन ले लेते हैं, माइनस हाफ A को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा? T1 प्लस T2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? V1 माइनस V2 आ गया, माइनस हाफ A T1 प्लस T2। इसी तरह से भाई आप जैसे ये निकाला है V1 माइनस V2, इसी तरह से आप निकाल लीजिए V2 माइनस V3, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा? V2 किसके बराबर है? U प्लस A T1 प्लस हाफ A T2, लिख लेते हैं, U प्लस A T1 प्लस हाफ A T2 माइनस लगा के लिखेंगे ये पूरा V3, तो माइनस U माइनस A T1 माइनस A T2 माइनस हाफ A T3। क्या मेरी बात समझ में आती है? U से U कैंसिल हो जाएगा, A T1 से माइनस A T1 कैंसिल हो जाएगा, बची कितनी टर्म? 3 टर्म बची। देखिए हाफ A T2 पॉजिटिव है, A T2 नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा? माइनस हाफ A T2। क्या बात समझ में आती है? और क्या बचा यहां पर? माइनस हाफ A T3, माइनस हाफ A T3, हाफ माइनस और A कॉमन ले लेते हैं, माइनस हाफ A कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? T2 प्लस T3, T2 प्लस T3। क्या बात समझ में आती है? ये किसके बराबर आ गया? V2 माइनस V3 के बराबर आ गया। रेशियो ले लेते हैं दोनों का। क्या ले लेते हैं? रेशियो ले लेते हैं। रेशियो लेने के लिए मैं ऊपर की तरफ थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आई होप आपने ये लिख लिया होगा, इसको लिख लीजिएगा आप, ठीक है? ये मिटा लेता हूँ ताकि मैं आपको रेशियो लेके दिखा सकूं। इसको ही मिटा देता हूं, ठीक है? V1 माइनस V2 अपॉन V2 माइनस V3, यही तो निकालना है। चारों ऑप्शन में यही तो दे रखा है, चारों ऑप्शन में ये दे रखा है, तो हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। इसका रेशियो कैसे क्या हो जाएगा? देखिए हम पहले तो ये निशान लगा देते हैं, माइनस हाफ A ब्रैकेट में आएगा T1 प्लस T2, नीचे क्या है? माइनस हाफ A
T2 प्लस T3 माइनस हाफ A T2 प्लस T3, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, बचेगा क्या T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई T2 प्लस T3। यही बेसिकली आंसर हो जाएगा। इसमें चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई T2 प्लस T3। इट इज ऑप्शन डी। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए इसको आप। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज थर्ड वन। अभी आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 होगा ना, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्क्रीन पे आपके आ गई होगी। द प्रॉब्लम इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी अलोंग y एक्सिस डिपेंड्स ऑन टाइम एज अंडर रूट वाई। क्या इक्वेशन दे रखी है, अंडर रूट वाई इज इक्वल टू t प्लस 1। ये इक्वेशन दे रखी है। क्या चीज है ये, y क्या चीज है, y है आपका डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। ठीक है, कोई बॉडी है, ये सपोज x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। कोई बॉडी है वो इस तरीके से मूव कर रही है, या मान लीजिए इस तरीके से मूव कर रही है, तो भी तो इसका y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। अब वो कर्व कौन सा है, इसको स्ट्रेट लाइन मत समझिएगा। कर्व कौन सा है वो तो एक अलग बात है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर्व है। बहरहाल वो किसी ऐसे डायरेक्शन में मूव कर रही है कि उसका y इंक्रीज होता है इस टाइम के हिसाब से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसमें हमें निकालना क्या है, इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो ये बता रखा है, देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीज विद टाइम, डिक्रीज विद टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, नन ऑफ दीज। तो वेलोसिटी डिपेंडेंट है या नहीं ये निकाल लें। अगर डिपेंडेंट है तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी ये निकालना है, या फिर कोई चौथी बात हो सकती है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। तो ये जो इक्वेशन है इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे आप लोग, तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। क्या बात समझ में आती है? अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो ये मिल जाएगा। क्या चीज है ये भाई, ये पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें, इसका क्या ले लें हम, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ले लें, क्योंकि ये फंक्शन है टाइम का, तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है? किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू टी प्लस 2 प्लस 0। इसका 2 इंटू टी हो जाएगा, इस 2t का प्लस 2 हो जाएगा, इस 1 का 0 हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? इसको ऑर्डर में लिख लें। ये बेसिकली क्या हो गया, अगर ये फर्स्ट डेरिवेटिव है किसका, पोजीशन का है, डिस्प्लेसमेंट का है, फर्स्ट डेरिवेटिव किसका है, पोजीशन का है, डिस्प्लेसमेंट का है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो बात को समझ लीजिए कि ये बेसिकली क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा अलोंग y एक्सिस विच इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और इसको मैं ऐसे लिख लूं, 2 को मैं पहले लिख लेता हूं प्लस 2t को मैं बाद में लिख देता हूं। इसको, इसकी वजह अभी आपके समझ में आएगी। ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, दिस इज व्हाट, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी along y axis which is a function of time, it is equal to 2 plus 2t। 2 क्या चीज है, बेसिकली आपकी कांस्टेंट है, 2 भी, ये दूसरा वाला 2 भी कांस्टेंट है। ये इक्वेशन किस फॉर्मेट की है जरा मुझे याद करके बताइए। इट इज ऑफ द फॉर्मेट v इज इक्वल टू u प्लस at। क्या ये इस फॉर्मेट की है या नहीं? ये तो वेलोसिटी हो गई y एक्सिस में, ये बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी हो गई, तो ये बेसिकली 2 क्या चीज है, इनिशियल वेलोसिटी है। और ये दूसरा वाला 2 जो है वो क्या चीज है, दूसरा वाला 2 एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। 2 और 2 के साथ क्या लगा हुआ है, t, ऐसा लगा होता है। v इज इक्वल टू u प्लस at। तो ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंटली वेलोसिटी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव साइन लगा हुआ है। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, तो 2 यूनिट के हिसाब से वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अब एक्सेलरेशन की जो भी यूनिट आ रही हो, यहाँ यूनिट का मसला नहीं है, यहाँ सिर्फ समझने का मसला है। तो इंक्रीज विद टाइम, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्या होगा, इंक्रीज विद टाइम, इंक्रीज विद टाइम।
वेलोसिटी के बारे में पूछा है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीज विद टाइम। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी लिखा हुआ है तो ये बात अंडरस्टूड है कि हम एक्सिस v एक्सिस के अलोंग ही देखेंगे वेलोसिटी को। ओके, नोट कर लीजिए इसको। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसको मैं पहले मिटा देता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. Now, this is the question number 4. The particle of mass m. A particle of mass m is initially situated at the point P inside a hemispherical surface of radius r. एक hemispherical surface है, उस पे particle P बैठा हुआ है, as shown in the figure. फिगर बनी हुई है, मैं भी बनाऊंगा एक बार. A horizontal acceleration of magnitude a naught is suddenly produced on the particle in horizontal direction is if gravitational acceleration is neglected, the time taken by the particle to touch the sphere again. देखिए क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। इसकी फिगर मैं बना देता हूँ। सबसे पहले सपोज ये स्फेयर थी, है ना, ये स्फेयर का बेसिकली रेडियस वाला पार्ट है, ये उसका सेंटर है, इसका नाम नहीं दे रखा, मैं लिख देता हूँ, इसका नाम O है, यहाँ पर पार्टिकल P है और ये बेसिकली रेडियस है। इसको मैं स्मूथ लाइन से ही बना देता हूँ। दिस इज R। ये एंगल आपका क्या दे रखा है, ये एंगल अल्फा दे रखा है, ठीक है, ये एंगल अल्फा दे रखा है, ये R है। क्या मेरी बात समझ में आती है? पार्टिकल यहाँ पर था, अब क्वेश्चन क्या है वो समझ लीजिए। ये पार्टिकल यहाँ पर था, अचानक सडनली इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन लगता है, बेसिकली हॉरिजॉन्टल फोर्स लगी होगी इसलिए एक्सेलरेशन लगता है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। वो जो एक्सेलरेशन था ये कैसा था, a नॉट था। अब ये पार्टिकल इधर मूव करने लगेगा एक्सेलरेशन की वजह से, तो यहां पर आके टकराएगा, रुकेगा या नहीं रुकेगा वो एक अलग बात है। यहां पर जब ये टकराएगा तो उस वक्त वाला जो है टाइम, यहां यानी यहां से चल कर यहां तक आने वाला टाइम, टाइम ही पूछा ना, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू टच द स्फीयर अगेन। ओके, यहां से यहां तक आने वाला टाइम पूछा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको इससे मिला दीजिए, इस एरो को इरेज करके इसको इससे मिला दीजिए, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए ऐसे। क्या मेरी बात समझ में आती है? ये O है, ये P है, इसको Q लिख दीजिए, इसको R लिख दीजिए। ओके, इस A नॉट को फिलहाल जो है यहां से मैं मिटा रहा हूं। आपको ये पता होना चाहिए कि इस डायरेक्शन में जब हम आ रहे हैं तो एक्सेलरेशन A नॉट है, बस इतनी। ये बताइए मुझे कि P और Q की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो कितनी हो जाएगी? ये अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। क्या बात समझ में आती है? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल था और अलोंग दिस डायमीटर था, हेमीस्फीयर के इस डायमीटर के अलोंग था, तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। PQ किसके बराबर हो जाएगा? PQ विल बी इक्वल टू OP कोसाइन अल्फा, इट इज इक्वल टू R cos अल्फा, अल्फा लिखना है, ठीक है, R cos अल्फा। PR किसके बराबर हो जाएगा? PR विल बी इक्वल टू 2R cos अल्फा। क्या बात समझ में आती है? तो PR इज द डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ बात समझने वाली जो है यहां पर वो ये है कि PR डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के जरिए आप टाइम निकाल लीजिए, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक जो पार्टिकल आता है तो उसके पास जो डिस्प्लेसमेंट कवर करना है वो कितना है? 2R कोसाइन अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल ऑफ इट्स रेडियस, वो रेडियस जो कि इस पॉइंट P से टकरा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और अल्फा कहां से ले रहे हैं हम? ये जो बेस वाला रेडियस है यहां से ले रहे हैं। ओके, तो इस अल्फा पर डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट। इट इज एक्चुअली व्हाट? इट इज द डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? इट इज A नॉट। अब यहां पर ये बहस नहीं करनी कि वो लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्सेलरेशन आप नेगेटिव लेंगे, ठीक है, हम खाली यहां पर टाइम निकालना है और टाइम नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होगा, टाइम की एक अपनी वैल्यू होगी, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगा दें? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी? इट वाज इक्वल टू 0, तो यहां पर ये 0 हो जाएगा। S की जगह हम क्या लिख लें? S की जगह हम लिख लें 2R कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू हाफ की जगह हाफ आएगा, A की जगह A नॉट आ जाएगा, T स्क्वायर की जगह T स्क्वायर ही लिखेंगे। यहीं से आप मुझे बताइए जरा T की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 2 यहां पर आ जाएगा,
इसको ये 4 कर देगा, 4r कोसाइन अल्फा, राइट, 4r कोसाइन अल्फा डिवाइडेड बाई a नॉट। इस स्क्वायर को अगर हम इधर की तरफ लेकर जाएंगे तो ये अंडर रूट बना देगा, ऐसा कर देगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन सी इज हियर, अंडर रूट 4r कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई a नॉट। हम इस 4 को बाहर भी निकाल सकते थे, तो ऑप्शंस कैन आल्सो बी मॉडिफाइड लाइकवाइज। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? ए बस मूव्स ओवर ए स्ट्रेट लेवल रोड with a constant acceleration a. A boy in the bus drops ball outside. The acceleration of ball with respect to the bus and the earth are respectively. Okay, दो एक्सेलरेशन निकालने हैं बॉल के। है क्या? एक बस चल रही है, एक बस चल रही है। बस का हम एक फिगर बना लेते हैं जिससे थोड़ा सा बात को समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, ये बस के व्हील हुए, ओके। बहरहाल यहाँ सपोज विंडो से एक बॉय है, जो मैं रेड कलर की बॉल बनाता हूँ, एक बॉल को क्या करता है? ड्रॉप करता है। एक बॉल को क्या करता है? ड्रॉप करता है। यहाँ पर ये बेसिकली क्या कर रहा है? ड्रॉप कर रहा है। ये बॉल ड्रॉप हो रही है। ये बस जो चल रही है ये एक्सेलरेटेड मोशन में है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका बस का एक्सेलरेशन बता रखा है। जैसे ही ये बच्चा, ये लड़का बॉल को ड्रॉप करता है, जिस टाइम ड्रॉप करेगा उस टाइम जो बस की वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी से ये बॉल ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये बॉल उसी लम्हे से उस कांस्टेंट वेलोसिटी से x डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। क्योंकि बच्चे ने यहां पर इस टाइम ड्रॉप कर दिया है, तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा नीचे की तरफ, तो नीचे एक एक्सेलरेटेड मोशन होगा और g एक्सेलरेशन से ये नीचे भी गिरेगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो बॉल बेसिकली ना तो आगे जाएगी ना एग्जैक्टली नीचे गिरेगी, बॉल ऐसा एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जैसे ही बॉय ड्रॉप करता है बॉल को, तो उस वक्त जो वेलोसिटी इस बस की रही होगी, हम उसको vx मान लेते हैं। बॉल क्योंकि ग्रेविटी के हवाले हो चुकी है, तो जो वेलोसिटी रही थी उसी से वो आगे बढ़ेगी। अब एक्सेलरेट नहीं होगी बॉल, ये बात याद रखिएगा, आगे की तरफ एक्सेलरेट नहीं होगी, क्योंकि अब वो बस का हिस्सा नहीं है। एक्सेलरेशन में बस है, बॉय है, सब कुछ है, लेकिन बॉल नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तो बॉल तो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ेगी और ग्रेविटी के हवाले हो चुकी है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे भी गिरेगी। तो बॉल का जो मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? बहुत सिंपल है। बस की ये वेलोसिटी हम कांस्टेंट मानेंगे क्योंकि हमसे कहा नहीं गया कुछ और भी, ठीक है, कोई फोर्स लगी नहीं रही इसके ऊपर, सिवाय ग्रेविटी के अलावा कोई दूसरी फोर्स नहीं लग रही। बस के मोशन का क्या है? क्योंकि हमसे जो चीज पूछी है वो ये पूछी है, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द बस। पहले तो हमें विद रिस्पेक्ट टू बस बतानी है और विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बतानी है। तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ में बता देता हूं। विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या हो जाएगी? क्योंकि अर्थ तो बेसिकली यहां पर है, यहां पर भी अर्थ है, यहां पर भी अर्थ है, यहां पर भी अर्थ है। तो ये बॉल इस लाइन में नीचे आए ग्रेविटी के हिसाब से, चाहे इस लाइन में आए चाहे वो यहां पे गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉल का जो एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ वो g ही रहेगा, ये बात याद रखिए। तो दूसरा वाला जो जवाब आना है वो g आना है। दिस इज द सेकेंड आंसर, ठीक है। तो कौन कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ऑप्शन ए और सी में से ही आंसर होना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए या ऑप्शन सी, इन्हीं को हमें वेरीफाई करना है। अब हम निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस। बस में बैठा हुआ आदमी कैसे एक्सेलरेट होता हुआ देखेगा बॉल को? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनिए। बॉल बेसिकली, अगर बॉल का एक्सेलरेशन देखेंगे तो बॉल ऐसे गिर रही है एक्सेलरेटेड मोशन में और ऐसे आगे आ रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बस के अंदर जो बैठा हुआ आदमी है, अगर वो बॉल को देखता है, सपोज ये बस के अंदर बैठा हुआ आदमी है और बॉल यहां गिरी थी, इस जगह गिरी थी और बॉल यूं आ रही है, यहां आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कांस्टेंट वेलोसिटी से बस ये बॉल आगे बढ़ रही है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये बस आगे बढ़ रही है, तो ये बॉल इस आदमी को ड्रॉप होती हुई नजर आएगी, आगे आती हुई नजर नहीं आएगी। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन में से जब हम कांस्टेंट वेलोसिटी को घटाएंगे तो एक्सेलरेशन ही बचेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी किसके बराबर होती है? वेलोसिटी बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस at। ये भी वेलोसिटी, ये पूरी भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी में से अगर कांस्टेंट वेलोसिटी हम u को घटा दें तो at ही तो बचेगा, तो एक्सेलरेटेड मोशन ही तो बचेगा। तो बस में बैठा हुआ आदमी तो बेसिकली एक्सेलरेटेड मोशन में है और वो एक्सेलरेटेड मोशन में ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू बॉल। अपने हिसाब से वो जीरो मोशन में रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बॉल को कैसे देखेगा वो जाता हुआ? बॉल को वो पीछे जाता हुआ देखेगा, आगे आता हुआ नहीं देखेगा। बॉल उससे आगे नहीं जाएगी कभी भी। अब इसको निकालेंगे कैसे? ध्यान से सुनिए। मैं यहां पे बनाता हूं, ध्यान से सुनिए। बस में बैठे हुए आदमी का एक्सेलरेशन कैसा है? बस में बैठे हुए आदमी का एक्सेलरेशन है ऐसा। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ बस और एक्सेलरेशन ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, क्योंकि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ही फील करेंगे बस में बैठकर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉल का। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल which is equal to acceleration of the ball which is equal to g। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस। तो हमको निकालना है ए बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस, यानी विद रिस्पेक्ट टू दिस। याद रखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए बॉल माइनस ए बस। जिसकी रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन, जिसकी रिस्पेक्ट में निकालते हैं हम, उसको ही हम माइनस लेते हैं। जो बेसिकली रेफरेंस होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ये हमने सीख रखा है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये ए है, माइनस ए किधर हो जाएगा? माइनस ए इधर हो जाएगा, माइनस ए इधर हो जाएगा। इन दोनों का वेक्टर सम लेंगे तो बेसिकली बॉल का जो एक्सेलरेशन आएगा नजर कहां से? बॉल का एक्सेलरेशन बस में से नजर आएगा, वो ये आएगा ए बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस। ठीक है? दोनों बी से स्टार्ट हो रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं पूरा लिख रहा हूं ए बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस। ये वाला आएगा। इसको कैसे निकालेंगे भाई? इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। माइनस है, इससे घबराइए मत, माइनस तो प्लस ही हो जाना है। हमको तो मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस विल बी इक्वल टू जी का स्क्वायर। ए बी किसके बराबर है? जी के बराबर है, प्लस माइनस ए का स्क्वायर अंडर रूट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इसका अंडर रूट। क्या कोई ऑप्शन दे रखा है? यस, सी ऑप्शन दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का अंडर रूट। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज जी। वो तो जी ही रहेगा। ठीक है? अनलेस कि बॉल को हम किसी और डायरेक्शन में फोर्स ना लगाएं। ठीक है? क्योंकि ड्रॉप किया है तो और डायरेक्शन में फोर्स लगाने की बात नहीं बन रही। इन सारे क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल ड्राइव में लगा दूं तो उसको आप चेक कर लीजिएगा किसी वक्त। फिलहाल तो मैं नहीं लगा रहा हूं, लेकिन हो सकता है एक आध रोज के अंदर मैं लगा दूं तो आप चेक कर लीजिएगा, उनको आप कीजिएगा। ओके।